नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखते हैं आज की हेडलाइंस क्या क्या है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने बनाया सिंधुजा 1। वेव एनर्जी से बनाएंगे बिजली। आने वाले सालों के लिए रखा बड़ा लक्ष्य। इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट हुई जारी। डिजिटल तकनीक की पहुंच में भारी असमानता। गरीब अमीर शहरी ग्रामीण का अंतर यहां भी साफ। और आरबीआई ने फिर बढ़ाई रेपो रेट। महंगाई पर नियंत्रण बनी वजह। जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े भी किए जारी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक बार दोहरा दूं कि अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आइए शुरू करें। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा सिस्टम इजाद किया है जिससे ओशन वेव की एनर्जी का प्रयोग करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। इस सिस्टम को सिंधुजा 1 नाम दिया गया है। इसे तूतीकोरिन के तट के पास समुद्र में 20 मीटर की गहराई में इंस्टॉल किया गया है। वर्तमान में सिंधुजा 1 के जरिए 100 वाट्स इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जा सकती है, लेकिन आने वाले 3 सालों में 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का लक्ष्य है। गौरतलब है कि ओशन वेव एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है। इसमें तरंगों की गति से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस तरीके से विद्युत के उत्पादन में सबसे बड़ी चुनौती है कम स्केल पर उत्पादन। वहीं दूसरी चुनौती है वेव एनर्जी का वेव हाइट, वेव स्पीड, वेवलेंथ और वेव डेंसिटी पर निर्भर होना। ये सारे फैक्टर्स अनप्रेडिक्टेबल हैं। भारत में वेव एनर्जी के लिए संभावित क्षेत्रों में गुजरात में खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, तमिलनाडु में मन्नार चैनल और पश्चिम बंगाल में हुगली रिवर, दक्षिणी हल्दिया और सुंदरबन प्रमुख हैं। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2016 में यूपीएससी द्वारा पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें या किनमें शेल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है विकल्प डी। ऑक्सफैम ने इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जाति, धर्म, लिंग, वर्ग और भौगोलिक स्थिति के आधार पर डिजिटल स्पेस में असमानता बढ़ती जा रही है। साल 2021 में 61% पुरुषों के पास अपना खुद का मोबाइल फोन था, वहीं महिलाओं में ये आंकड़ा 31% तक ही है। ऐसे ही डिजिटल तकनीक की पहुंच मुख्य तौर पर शहरी, अपर क्लास और पुरुषों तक ही सीमित है। सामान्य वर्ग में 8% लोगों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप है। अनुसूचित जाति में यह आंकड़ा 1% है, वहीं अनुसूचित जनजाति में यह आंकड़ा 2% तक ही सीमित है। डिजिटल डिवाइड में रोजगार का फर्क भी दिखाई देता है। सैलरी पाने वाले 95% लोगों के पास फोन है, वहीं बेरोजगार लोगों में 50% लोगों के पास ही फोन है। आपको बता दें कि ऑक्सफैम इंटरनेशनल का गठन साल 1995 में कई सारे एनजीओज ने मिलकर किया था। इसका सचिवालय केन्या के नैरोबी में है। आरबीआई ने एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में रेपो रेट में इजाफा किया है। रेपो रेट 35 बेसिस पॉइंट की वृद्धि के साथ 6.25 पर पहुंच गई है। केंद्रीय बैंक ने ये निर्णय महंगाई के अपने टॉलरेंस बैंड से ऊपर रहने के चलते लिया है। रेपो रेट से मतलब है उस दर से जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को लोन देता है। इस दर के हिसाब से ही बैंक अपने ग्राहकों को लोन देते हैं। रेपो रेट अगर ज्यादा है तो बैंक से मिलने वाला लोन भी महंगा होगा। महंगा लोन बाजार में लिक्विडिटी को कम करेगा, जिससे मांग में कमी आएगी। महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई की यही थ्योरी काम कर रही है। आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए जीडीपी की ग्रोथ रेट भी 6.8% आंकी है, जो कि विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों से कम है। गौरतलब है कि विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.9% बताई है। इस मौके पर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एशिया में भारत की इकोनॉमी को सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाला बताया, जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था यूक्रेन युद्ध और कोविड जैसी महामारी का सामना कर रही है। आपको बता दें कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45ZB के तहत केंद्र सरकार एमपीसी का गठन करती है। पहली एमपीसी का गठन सितंबर 2016 में किया गया था। 6 सदस्यों वाली इस कमेटी में 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं। बाकी के 3 सदस्यों को केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। आरबीआई के गवर्नर कमेटी के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी इसके एक्स ऑफिशियो सदस्य होते हैं।
मॉनेटरी पॉलिसी का मकसद देश की इकोनॉमी में मनी सप्लाई के मैनेजमेंट से है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी मुहैया कराई है। द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 को देश में अस्पृश्यता के हर रूप को खत्म करने के लिए लागू किया गया था। साल 1976 में इसमें संशोधन किया गया और इसे नया नाम दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ये एक्ट अस्पृश्यता से जुड़े अपराधों को कवर करता था, लेकिन एससी और एसटी पर होने वाले अत्याचारों को नहीं। इसलिए शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 को लागू किया गया। इसमें एससी और एसटीज पर होने वाले अपराधों को रोकने के प्रावधान किए गए। इन एक्ट्स को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी लागू की गई, जिसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 एंड द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 नाम दिया गया। इस योजना के तहत ऐसी इंटरकास्ट मैरिजेस जिसमें एक पार्टनर अनुसूचित जाति से है, उनके लिए इंसेंटिव भी दिए जाते हैं। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को पूरी तरह खत्म करने की बात करता है। आइए जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें या किन में वेव एनर्जी के उत्पादन की संभावना है? खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार चैनल, सुंदरबन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2 और 3, केवल 3, केवल 2 और 3, या फिर 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक सांविधिक संस्था है। अनुच्छेद 17 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकता है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। आइए अब जल्दी से देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। इंडिया सेंट्रल एशिया मीटिंग ऑफ एनएसएस का आयोजन भारत में पहली बार किया गया है। यह आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली, बेंगलुरु, शिमला या फिर जम्मू? इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी नई दिल्ली। दूसरा सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेरिस क्लब कर्जदार देशों को समाधान मुहैया कराने के लिए काम करता है। भारत पेरिस क्लब का स्थायी सदस्य है। कूट के प्रयोग से सही उत्तर चुनना था। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है क्योंकि भारत पेरिस क्लब का स्थायी सदस्य नहीं है। तो आज के बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। आज पूछे गए सवालों का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर ये बुलेटिन आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।